नमस्कार, वीकेंड की स्पेशल डिबेट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज का मुद्दा घट गया वोटिंग परसेंटेज, किसके टेंशन। राजस्थान में पहले चरण के तहत 12 लोकसभा सीटों पर शुक्रवार को मतदान हुआ और इस दौरान ईवीएम मशीन में उम्मीदवारों के भाग्य की कैद होने की बात हुई और 12 लोकसभा सीटों पर इसी के साथ 57.87% मतदान हुआ है। ऐसे में सियासी गलियारों में वोटिंग परसेंट घटने पर कई मायने इसके निकाले जा रहे हैं। वोटिंग परसेंटेज घटने से कांग्रेस अपने लिए इसे फायदेमंद मान रही है और कांग्रेस इससे काफी खुश नजर आ रही है, जबकि बीजेपी का यह दावा है कि राजस्थान में 25 में से 25 सीटों पर जीत हासिल होगी। वहीं दूसरे चरण के लिए प्रचार चरम पर पहुंच गया है और इसी मुद्दे पर आज करेंगे चर्चा। क्या है आखिरकार इस मतदान के मायने। चरण में कम मतदान किसे नुकसान। दूसरे चरण के लिए बीजेपी कांग्रेस ने झोंकी ताकत। मोदी जी पे हर व्यक्ति को विश्वास है, उनके काम पर विश्वास है, उनके कहने पर विश्वास है। जनता उनको अच्छा समर्थन दे रही है और कांग्रेस लोकसभा जीतेगी। अमित शाह की हुंकार, निशाने पर परिवारवाद। एक और नरेंद्र मोदी जी है जो गरीब चाय बेचने वाले के घर में पैदा होकर 23 साल से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं। इनका तजुर्बा है। और दूसरी ओर राहुल बाबा है जो 20 बार लॉन्च किए मगर रॉकेट यान फेल ही कर जाता। घट गया वोटिंग परसेंट, किसको टेंशन। तो आखिरकार इस बार का जो मतदान का प्रतिशत है वो क्या कहता है, यह महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि देश भर में 21 राज्यों में 102 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में वोट डाले गए। तो वहीं राजस्थान की 25 सीटों में से 12 सीटों पर पहले चरण में मतदान हुआ। लेकिन सवाल यह कि पहले चरण का जो मतदान है वो आखिरकार पिछली बार के मुकाबले इस बार कम रहा है। इससे नुकसान किसको है, फायदा किसको है और आखिर इस मतदान से क्या मायने निकाले जाएं कि किसके खाते में ये 12 सीटें जा रही हैं। मतदान के आधार पर इसे जरा समझने की कोशिश करेंगे। आज इसी को लेकर के चर्चा करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि वोटिंग का परसेंटेज आखिर क्या कहता है। वहीं आपको बता दें कि वोटिंग परसेंटेज को लेकर के ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि पिछले 5 सालों का अगर हम ट्रेंड देखें, 5 बार के चुनाव का ट्रेंड देखें, तो जब भी कम मतदान हुआ है यह माना जाता रहा कि वो कांग्रेस के पक्ष में रहा और जब मतदान का प्रतिशत बढ़ा, पिछले 5 लोकसभा चुनाव के ट्रेंड को देखने में पर यह आकलन है कि जब वोटिंग प्रतिशत में इजाफा हुआ, बढ़ा, तब भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ है। अब सवाल इस बात को लेकर के कि देखिए 1999 का जो वोटिंग प्रतिशत था वो 53.34% था। वहीं 2004 का प्रतिशत था 49.6%। 2009 में 48.44%, 48.44% रहा। तो 2014 में 63.02% मतदान का प्रतिशत रहा। 2019 में जो आंकड़ा है वो 66.37% रहा और 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है उसके पहले चरण का मतदान है वो 12 सीटों पर रिकॉर्ड किया गया 57.87%। इसके मायने क्या हैं, इसे समझने की कोशिश करेंगे और इससे पहले हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, उनका परिचय करवा दूं। डॉक्टर सीबी यादव हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं और साथ ही साथ पंकज मीणा हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले पंकज जी, ये आप ही से शुरू करेंगे कि आखिरकार इस बार का जो पहले चरण का मतदान का प्रतिशत है उसे आप कैसे देख रहे हैं। वो बीजेपी के पक्ष में देख रहे हैं या फिर जिस तरीके से कहा जा रहा था कि कुछ सीटें ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने भी माना था कि काफी टफ फाइट है, इन टफ फाइट वाली सीटों में क्या माहौल बदल गया। पंकज जी, देखिए वास्तव में ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजनीतिक दलों के द्वारा और चुनाव आयोग के प्रयासों के बावजूद भी वोटिंग परसेंटेज काफ़ी कम रहा, उम्मीद से काफ़ी कम रहा। परंतु वोटिंग परसेंटेज कम ज़्यादा का मायना किसी राजनीतिक दल के पक्ष में निकाला जाए, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कोई गुंजाइश है नहीं। जैसे अभी आप कह रहे थे कि साहब बहुत सारी सीटों पे टफ मामला है, तो हमेशा ये देखा गया है कि जब टफ होता है तब वोटिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा हाइक करता है। तो ऐसा भी इस बार देखने को नहीं आया।
तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरी जब से चुनाव की शुरुआत हुई है, चुनाव का माहौल बना है, तब से एक परसेप्शन बन के आया है कि सरकार तो मोदी जी की बन रही है, मोदी जी की 400 पार हो रही है, और इसलिए ना तो कांग्रेस के कई लोग नज़र आए पूरे, अगर आप किसी भी लोकसभा क्षेत्र में देखें तो कांग्रेस के लोग कहीं नज़र ही नहीं आए, ना तो चुनाव प्रचार में कहीं नज़र आए, और तमाम लीडर्स को लेके मेरे को लगता है कि राजस्थान में कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं की 2 या 3 सभा हुई है, इसके अलावा कुछ हुई नहीं है। और नीचे जो धरातल पे कार्यकर्ता बैठा है कांग्रेस का, वो मान के बैठा है कि साहब जीत तो बीजेपी रही है, और इसका परिणाम ये है कि आप ये देखिए न केवल कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता ये मान के बैठे हैं। जिस प्रकार से टिकटों के टाइम पे भगदड़ मची हुई थी कांग्रेस में, तूले चुनाव टिकट के लिए ऐसा हो रहा था। आप हमको सबको अच्छे से ध्यान में है कि जयपुर का टिकट सुनील शर्मा जी को दिया गया, फिर प्रताप सिंह खचरियास को दिया। प्रताप सिंह खचरियास जी ने तो सरेआम सबके सामने कह दिया कि मुझे तो जबरदस्ती थमाया गया। ऐसा ही यूनियन में हुआ जब ब्रजेंद्र ओला जी ने कहा कि मैं तो लड़ना नहीं चाहता था, मुझे तो जबरदस्ती दिया गया। ऐसा ही भीलवाड़ा में हुआ, भीलवाड़ा में किसी को दिया था, फिर वो बाद में बदल के सीपी जोशी जी जो लड़ना नहीं चाहते थे उनको टिकट उनके आ गया। और सबसे बड़ा जोरदार उदाहरण तो रहा राजसमंद के अंदर, जहां जिनको टिकट दिया गया कांग्रेस के द्वारा, वो सज्जन तो कहते हैं कि मैं तो लेना ही नहीं चाहता था, मैंने मना भी कर दिया, और वो उस दौरान हिंदुस्तान में भी नहीं थे, फिर भी उनको टिकट दे दिया। तो ये तमाम चीज़ें ऐसे दिखाती है कि जनता ने मान रखा है कि राजस्थान में 25 की 25 सीटें भाजपा जीतने जा रही है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा उत्साह में कमी नजर आई। जब जनता को परिणाम पहले पता है, अंदाजा है, तो शायद उत्साह की कमी रही, ये एक बड़ा कारण हो सकता है। परंतु फिर भी मैं ऐसा मानता हूं कि जो अभी 12 सीटों में चुनाव मतदान हुआ है, और जिस प्रकार की रिपोर्ट हमने कल हमारे वार रूम के माध्यम से इकट्ठी की, हम 12 की 12 जीत रहे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं, कोई शक शुबा नहीं है, और अच्छे वोटों से जीतेंगे, ये तय है। ये तो जब ईवीएम खुलेगी और 4 तारीख को साफ हो जाएगा, लेकिन फिलहाल ये कहा जा रहा है डॉक्टर सीबी यादव जी कि जब पिछले 5 ट्रेंड को हम देखते हैं, तो जब मतदान का प्रतिशत घटा वो कांग्रेस के पक्ष में रहा है, और जब बढ़ा है बीजेपी ने बम्पर जीत दर्ज की है। आप कैसे देख रहे हैं इसे? हेमंत जी, ये हम सब लोगों के लिए चिंता की भी बात है, और मैं निश्चित तौर पर ही इसे चुनाव आयोग की और पॉलिटिकल पार्टीज की विफलता मानूंगा कि भले ही आप इसका किसी भी तरह से आकलन निकालें, लेकिन मैं उस आकलन के बिल्कुल पक्ष में नहीं हूं कि कम प्रतिशत कांग्रेस के फेवर में है या ज़्यादा बीजेपी के। होना ये चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोकतंत्र में भागीदारी होनी चाहिए, और इसका सतत प्रयास होना चाहिए। इसलिए मैं इसका कोई ऐसा आकलन नहीं निकाल रहा, लेकिन मैं 2-3 वजह मुझे जो इसका पता लगा और जो सीधी सीधी दिखती है। नंबर एक तो चुनाव आयोग के भीतर लोगों का विश्वास कम हुआ है। ये पूरी प्रक्रिया जो हमारी लोकतंत्र की प्रक्रिया, उसके भीतर विश्वास घटता हुआ प्रतीक हो रहा है, क्योंकि 5% का फिगर कोई छोटा फिगर नहीं है। और दूसरी चीज है, नरेंद्र मोदी जी ने जैसे 2014 में एंटी करप्शन और 2019 के अंदर पुलवामा और जो एयर स्ट्राइक के माध्यम से जो एक शूडो नेशनलिज्म का एक वातावरण तैयार किया और झूठे वादे किए, और जिनके माध्यम से जनता को एक सपने से दिखाए थे, जनता बहुत निराश हो गई उससे। एक ऐसा होता है कि उबाऊ कर दिया इस प्रधानमंत्री जी ने। इस तरह का एक लोगों के भीतर मानसिकता मैंने महसूस की है। और तीसरी चीज जो मैंने महसूस की है कि जो रामनवमी के दूसरे दिन इन्होंने ये समय रखा, क्योंकि चुनाव आयोग का इनका गठजोड़ तो चूंकि रेफरी तो पहले ही बदल दिया था कैप्टन ने, रेफरी से मेरा तात्पर्य 2 चुनाव आयुक्तों को बदलना, तो इस तरह से भी लोगों की एक निराशा थी, क्योंकि वो एक ऐसा समय है जहां पे ये कहना कि चुनाव आयोग के प्रति जो निष्ठा है या जो भरोसा था वो कम हो गया है। अगर आपका भी भरोसा कम हो गया है तो आप ये हमेशा चुनाव लड़ने के बाद क्यों कहते हैं? है ये चीज हमारे विपक्ष के नेता ने इस बात को कहा, लेकिन मैं हेमंत जी जो विशेष बात आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाह रहा हूं, इस समय का जो बड़ा मुद्दा, इस चुनाव का बड़ा मुद्दा है वो ये, चूंकि ये कोई ऐसा वातावरण नहीं क्रिएट कर पाए जो जनता ने बहुत अच्छा मैंडेट, मतलब जो लोग आए कांग्रेस के कार्यकर्ता बाहर निकाल के लेके आए, क्योंकि कल ये दावा कर रहे थे कि हमारे 2 करोड़ घरों में आरएसएस पहुंची है, वो दावा का हवा ही निकल गई। कांग्रेस कार्यकर्ता अपने, कांग्रेस का जो वोटर है वो आया और उन्होंने मतदान किया बिल्कुल क्लियरली। पहला उनका मुद्दा है इस देश के लोकतंत्र को और संविधान को बचाना। स्पष्ट तौर पर जनता के भीतर एक आक्रोश था और उस वर्ग ने खुल के किया है। और दूसरा बड़ा मुद्दा था वो किसान का मुद्दा, और तीसरा बड़ा मुद्दा है वो रोजगार और महंगाई। ये बड़े मुद्दे थे। और चौथा बड़ा मुद्दा जो जनता के बीच में निकल करके आया है वो निकल के आया है इस देश के युवाओं का रोजगार
रोजगार का मुद्दा, इस देश के जो है लोकतंत्र और संविधान को बचाने का, तो मैं कहूंगा कि जो मुद्दे हैं वो जमीनी धरातल के मुद्दे हैं। और आपके बहुत सारे स्वतंत्र मीडिया और आपने भी आकलन किया कि हमारी पार्टी इन 12 सीटों में लीड ले रही है, बल्कि 100 जो पूरे देश के भीतर भी जो मुद्दा है, मैं आपको बता रहा हूं कि एक 12 सीटों में कहां लीड ले रही है, जानते हो, एक्सिस इंडिया के प्रदीप गुप्ता, उनका ट्वीट को डिलीट किया, हेमंत जी डिलीट करवाया गया, जिन्होंने कहा 13 राज्यों के भीतर बीजेपी बुरी तरह से हार रही है। उन्होंने ट्वीट किया था, ये एक्सिस इंडिया के पत्रकार ने। इनकी सांसद है एक नवनीत राणा, जिन्होंने कहा कोई मोदी वोदी लहर नहीं है, मेहनत कर दो। ठीक है, ये अपने क्या कहा? आपकी तरफ से चुनाव प्रचार में क्या भूमिका रही नेताओं की, और कितना प्रचार किया? क्या प्रधानमंत्री की सभाओं के मुकाबले में राहुल गांधी की सभाएं उतनी हो पाई, या वोटर्स तक कांग्रेस और बीजेपी दोनों अगर अच्छे तरीके से पहुंचते तो प्रतिशत जाहिर सी बात है बढ़ता। लेकिन पंकज जी, मैं एक छोटी सी टिप्पणी चाहता हूं, संजय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा, चुनाव आयोग पर भी इनको भरोसा नहीं है। नहीं, हाँ नहीं, निश्चित रूप से मैंने ये देखा है कि कांग्रेस के धरातल से लेके टॉप लीडरशिप जो है वो हमेशा संविधान पे विश्वास नहीं करती, तो चुनाव आयोग पे विश्वास नहीं करती, सीबीआई पे विश्वास नहीं करती। हाँ, परंतु कई बार ये चीन की न्यूज़ एजेंसी पे विश्वास कर लेती है, कभी कभी इटली पे भी विश्वास कर लेती है। तो ये खैर कांग्रेस का अपना एक, मेरे को लगता है, नैरेटिव है। ठीक है, अगर इनको विदेशी ताकतों से, विदेशी लोगों से ज़्यादा पसंद आते हैं, कभी अमेरिका जाते हैं, कभी थाईलैंड को बहुत पसंद करते हैं। मैं आता हूं वापस में, डॉक्टर संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक। मैं आता हूं आपके पास भी वापस आता हूं। डॉक्टर संजय जी, बहुत स्वागत है आपका। और दरअसल हम ये समझना चाहते हैं आपसे, क्योंकि जी बताना चाहूंगा, यादव साहब बताइए। मैं एक चीज आप देखिए, ये बात हम नहीं कह रहे, संयुक्त राष्ट्र संघ ने चिंता जाहिर की है भारत की जो लोकतंत्र की गिरती हुई विश्वसनीयता पर, और हमारा नेतृत्व एकजुट नजर आया, चाहे पायलट साहब हो, चाहे गहलोत साहब हो। ठीक है, अभी तो आप कर दिए, हम कर रहे हैं, अब आप कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। कहाँ है ये वसुंधरा राजे? अभी तो आप सवाल उठा रहे थे ना कि रामनवमी के दूसरे दिन मतदान को लेकर के ये सेटिंग हो गई। ये अगर आपकी ये भाषा, इस तरह की चीजें, आपकी अगर ये सोच है, फिर चुनाव लड़ने के मायने क्या है? चुनाव आयोग पे आज पहली बार नहीं उठ रहा जो तारिका का, बल्कि मैं आपको कह रहा हूँ, इनको मैं आता हूँ उस पर। संजय जी, आप कैसे देख रहे हैं? 2019 में 63.71% मतदान हुआ था, और इस बार 2024 में 57% के आसपास रह गया, करीब 5% नीचे गिर गया है, जबकि नए वोटर्स भी जुड़े थे बड़ी तादाद में। वजह क्या रही, क्यों उदासीन रहा वोटर राजस्थान का? देखिए, हमें कुछ अलग अलग तरह के अभी जो मीडिया में चर्चा है उनसे हटके भी कुछ कारणों के बारे में सोचना पड़ेगा जी। एक तो ये कहा गया था कि इस समय शादियों का मौसम है, तो शादियों की वजह से 1-2 दिन इसके बीच में जो शादियां, उनकी वजह से लोग इधर उधर हो सकते हैं और वो शायद अपनी जगहों पर नहीं पहुंच पाए हों। कुछ प्रतिशत इसका भी हो सकता है। 1% आमतौर पे हम लोग चर्चा करते रहते हैं। कुछ स्टडीज हैं जो ये बताती हैं कि लोकसभा चुनाव में जो माइग्रेंट लेबर है और जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हब्स के आसपास जहाँ जो लोग मजदूरों को लेता है, वो लोग लौट नहीं पाते लोकसभा चुनाव। जैसे कि आप देखिए कि करौली, भरतपुर, वहाँ मतदान कम हुआ है। उसका कारण ये कि दिल्ली, भिवाड़ी, इस तरह का जो एरिया है, यहाँ पे जो मजदूरी करने लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा अपने चुनाव में स्टेक्स नज़र नहीं आते हैं। और शादियों की वजह से तथाकथित जो अपर कास्ट के लोग हैं, तो पहली बात तो ये कहना कि वोट कम होगा, थोड़ा सा जल्दी अनुमान लगाने की कोशिश होगी किसको फायदा या नुकसान करेगा। एक चीज के लिए हम व्यक्तिगत रूप से पत्रकार लोग दोषी हैं कि हमारा जो सारा मीडिया कवरेज है वो बहुत ज्यादा सिंगल सेंट्रिक इश्यूज और व्यक्तियों पे हुआ है। उसने जनाकांक्षाओं के बारे में इतनी गहरी चर्चा नहीं की। कुछ अध्ययन आए जो बताते हैं कि 50% से ज्यादा लोगों को ये भरोसा नहीं है कि देश की जो मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं वो उनके मुद्दों को हैंडल करने के लिए सक्षम है। अब आप सोचिए कि ये सी वोटर का सर्वे जो ये बताता है, इसका मतलब हमारे यहाँ निराशा काफी गहरी है कि हम एक तरफ तो हम दौड़ में शामिल हो रहे हैं 2047 की तरफ कि हम बहुत बड़ी शक्ति बनने की तरफ दौड़ रहे हैं, लेकिन एक तरफ वो जो इनइक्वालिटी लैब की रिपोर्ट है जो बताती है कि हम दुनिया के सबसे खराब इनइक्वालिटी के एग्जाम्पल बन रहे हैं वर्ल्ड में, वो निराशा हमारे बीच बैठी हुई है। तो हमें ऐसा लगता है कि व्यवस्था के मामले में ये चुनाव आयोग से हटके पूरी व्यवस्था को, पूरी राजनीतिक तंत्र को सोचने की जरूरत है कि क्या हम एक लोकतंत्र की तरह क्रेडिबिलिटी खो रहे हैं। उसमें अलग अलग भागीदार हैं। फिर आप सोचिए कि मीडिया भी, हम जानते हैं कि मीडिया जिस तरह से ऑर्गेनाइज होता है
आपके यहाँ तो खुली बहस करने का मौका मिलता है तो ये अच्छा लगता है हमें, नहीं तो मीडिया बहुत सीमित मामलों पे ही चर्चा कर रहा है और जो लोगों के रोज रोज के आसपास के विषयों से संबंधित नहीं हो सकता, नहीं है वो बातें, और उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। एक इस तरह के जो मुद्दे हैं, ये एक निराशा का जो कारण बन रहा है, उससे भी चुनाव में देखा जा सकता है कि लोगों को लगता है भागीदारी होने से होगा क्या, लेकिन पंचायत में जो भागीदारी बढ़ जाती है, विधानसभा बढ़ जाती है, क्योंकि नजदीक है, लोग लेके आएंगे, उन्हें लगता है कि उसको पकड़ा जा सकता है। एमपी को इतना बड़ा क्षेत्र, 20-22 लाख राजस्थान में एक एमपी के वोटर होते हैं, वो वहां तक पहुंचने की उन्हें उम्मीद नहीं होती, और जो राष्ट्रीय स्तर पे चर्चाएं हो रही हैं उनसे लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे। मुझे लगता है चुनाव में जो मतदान कम होने का एक कारण खासतौर से राजस्थान जैसे स्टेट में जो एक इस डायकॉम नहीं, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहता हूं संजय जी, आपने कहीं ओवरऑल हम देख रहे हैं कि मतदाता उदासीन रहा, तो वो किसके प्रति, क्या सरकार के कामकाज के प्रति उदासीन रहा या फिर उसकी और कोई वजह रही? हमने देखा कि सांगनेर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, वहां पर मतदान का प्रतिशत कम है। शहर का वो इलाका जहां पर माइनॉरिटीज के वोट ज्यादा हैं, वहां पर मतदान का प्रतिशत स्टेबल है। ये इस तरह से जो चीजें देखने को मिली है, आप कह दें कि गांव ढाणी से मतदाता बूथ तक नहीं गया, वो समझ में आता है, लेकिन आप कहें कि शहर का ग्राफ भी गिर गया। जी बिल्कुल, ये पहले देखा गया था कि लोग जब निराश होते हैं किसी एक बात से तो वो मतदान नहीं करते, और अपर कास्ट में निराशा और परिवर्तनशील वोटर में बहुत तेजी से आती है। ये जो कमिटेड वोटर है, जो सबसे नीचे खड़ा है, वो बहुत आक्रामक रूप से वोट करता है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हमने संविधान की प्रक्रिया से नहीं जुड़े और संविधान को कोई खतरा हो जाता है, तो हमें जो सो कॉल्ड अभी पिछले 10-20 साल में एक अच्छी रिवाज चली है दोनों पार्टीज की तरफ से कि वो उसे लाभार्थी ही बोलते हैं, लेकिन लोगों को मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। उनको लगता है कि अगर ये मदद हमने रोक दी वोटिंग से हटके तो हमारा और बुरा हाल होगा, क्योंकि ओवरऑल हम जो विश्व अर्थव्यवस्था की स्थिति है उसमें हमारी भी जो संदर्भ में स्थिति देखें तो बहुत अच्छी नहीं है। एक सेक्शन के लिए बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन बहुत सारा सेक्शन उस दौड़ से छूट रहा है। तो उन लोगों को पार्टिसिपेट करना जरूरी लगता है, और वो लोग परिवर्तन के बारे में भी एक निश्चित तौर पे, आप देखिए ये चुनाव 2019 का नहीं है, ये चुनाव 2014 जैसा ज्यादा नजर आता है, जहां कोई नई बात आने के अगर 2014 के आंकड़ों पर नजर डालेंगे और आपका इशारा यह है, तो पंकज मीणा जी, ये आपके लिए चिंता की बात हो सकती है जो संजय जी कह रहे हैं उस लिहाज से? संजय जी के निश्चित रूप से जो सारे तथ्य हैं वो उनके अपने आंकड़ों के ऊपर निर्भर होगा जी। तो कल की वोटिंग के बाद में भारतीय जनता पार्टी अपने वॉर रूम के माध्यम से जो हमने फीडबैक लिया है, ये तय बात है कि हम 12 की 12 सीटें जीत रहे हैं और कांग्रेस कहीं मुकाबले में ही नहीं है। ये ठीक है कि ये अभी तो ये मुझे मन बहलाने के लिए कह रहे हैं कि हम 12 में से 25 जीत रहे हैं, और थोड़े दिन बाद इनसे मेरे को लगता है कि सभी कांग्रेस के प्रवक्ताओं से एक स्टेटमेंट और लिखवा लेना चाहिए कि भाई ईवीएम ठीक है कि नहीं है, ईवीएम पे इनको विश्वास है कि नहीं है, क्योंकि कल को जब परिणाम आएंगे तो फिर ये ईवीएम को बेचारी को खतरे में डाल देंगे, उसका अस्तित्व खराब कर देंगे। तो आप कह रहे हैं कि परिणाम आपके पक्ष में आएंगे? सभी प्रवक्ताओं से लिखवा हैं यादव साहब? जी बिल्कुल, निश्चित। आपका क्या रिएक्शन इस पर? छोटा जी, मैं पहले ही पूछ लिया है कि ईवीएम ठीक है कि नहीं है, इस बारे में जरूर कह दिए। ईवीएम का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के भीतर है। छोड़े ना सुप्रीम कोर्ट को, आपको ईवीएम पर भरोसा है कि नहीं है, अभी बताइए। जो है ना, नहीं अभी सुप्रीम कोर्ट में है, मैं आपको बता रहा हूं। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई आदेश तो नहीं दिया ना अभी? जो भी मत रखे उसमें रखा जो है ना। हाँ, तो आने दीजिए, उस मुद्दे पर तो बात आने दीजिए, लेकिन मैं डॉक्टर संजय शर्मा जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि जनता के मुद्दों पर ना मीडिया बात करा, ना पॉलिटिकल पार्टी बात की। बीजेपी के घोषणा पत्र में तो पॉलिटिकल पार्टी बात, आप पॉलिटिकल पार्टी नहीं है क्या सर? सर्वे था, आप पॉलिटिकल पार्टी नहीं है क्या? फिर आप ये मान रहे कि आपसे भी उसी दौरान खामी हुई, आप विपक्ष की भूमिका को ठीक तरीके से नहीं निभा पाए? मेरी बात सुनिए हेमंत जी, बात सुनिए। कांग्रेस का कमिटेड वोटर बूथ तक आया है, और आप खुद इसका सर्वे कीजिए। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो आंकड़ा बढ़ा है, ये कमिटेड वोटर ग्रामीण क्षेत्र का वोटर है, जो अन्य वोटर है वो आया है। कौन सा वोटर नहीं आया, मैं आपको बताता हूं। कांग्रेस का कमिटेड वोटर आया है, आप देखिए वही आंकड़ा यहाँ पर दिखा रहा है, ऐसा तो नहीं है? हाँ, क्यों नहीं आया, मैं आपको वो बता। जो कमिटेड वोटर है इस देश के लोकतंत्र को और संविधान को बचाने के लिए वो आया है। हेमंत जी इस बात को समझिएगा, तो किसी भी पार्टी का कमिटेड वोटर है वो आएगा। ऐसा वर्ग जिसको सपना दिखाया गया राष्ट्रवाद का और तमाम तरह का सपना दिखाया गया, उन्हें लगता है कि हमारी बात नरेंद्र मोदी जी नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं। रोजगार और महंगाई पे इनके मैनिफेस्टो पे एक शब्द नहीं है, एक शब्द नहीं है इनके रोजगार और महंगाई पर। और इसीलिए आप देखो, जो वोटर अगर आप देखेंगे, अगर आपने बूथों पे भी देखा होगा, तो कांग्रेस की न्याय गारंटी के प्रति जनता ने और मतदाता
मतदाता ने बड़ा विश्वास जताया है। और बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, ये तो एक तरह से लोकतंत्र को नकारने वाली बात होती है कि हमारी पूरी पर बहुत ज्यादा आएगी, हमारी 400 पार आएगी, लेकिन आएगी कौन सी ये पता नहीं है। ये इनके लोग ही कह रहे हैं कि 400 पार तो छोड़िए, 150 सीटों के लाले पड़ रहे हैं। मैं आता हूं, इस समय इनकी स्थिति जो है इतनी बुरी हो रही है। आपके पास आता हूं डॉक्टर संजय जी। और हेमंत जी आप देखिएगा किस तरह हेमंत जी, कोई एक मुद्दा नहीं बना है कि शायद जिस प्रकार से इनका टॉप लीडरशिप जनता का मनोरंजन करता रहता है, वैसे शायद यहाँ कांग्रेस के लोगों ने सोच महंगाई, लिया है सामाजिक न्याय, कि ये हम भी सारे सबका मुद्दों को हटा दे मनोरंजन करते और हम रहेंगे। वापस एक भावनात्मक मुद्दों पर ले ले। बिल्कुल सही बात है, इस समय सबसे ज्यादा असमानता का लेवल है वो सबसे ज्यादा हो गया है। आप इतनी मुद्दों की बात करें, विपक्ष के तौर पर जिम्मेदारी मुद्दों को जनता तक ले जाने की किसकी होती है? यादव साहब, जनता के बराबर मेरा सीधा सवाल है आपसे। जनता सवाल पूछ रही है, मुद्दा उठाया था, वो ये जनता सवाल पूछ रही है कि 60 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों को कैसे माफ हो जाते हैं और गरीबों के लिए ये हाई टैक्स रेट कहां से लगा दी। आप देखिए 23 करोड़ गरीब परिवारों को आपने एक छोटी सी टिप्पणी है डॉक्टर संजय जी आपसे। संजय जी आपसे एक छोटी सी टिप्पणी है। जयपुर ग्रामीण में 8% के करीब मतदान का प्रतिशत पिछली बार के मुकाबले गिरा है और आप देखिए झुंझुनू में तो 9% से ज्यादा गिरा है। ये ऐसा आप क्यों, किस आधार पर मान रहे हैं? कोई एक बड़ा कारण आप दे सकते हैं? देखिए, मैं जैसा कह रहा था, मुझे जो व्यापक व्याख्या का हिस्सा ही लग रहा है कि लोगों में एक तरह की निराशा है। उन्हें जो दो बड़ी पार्टी हैं वो उस तरह के विकल्प देने में सक्षम नहीं रही जो उनकी आकांक्षाओं को छोटे लेवल पर रिप्रेजेंट कर सकें। क्यों सारे लोग जो बातें ये कह रहे हैं उन्हीं से उनका जीवन चलता हो, ऐसा तो जरूरी नहीं है। अगर ऐसा होता तो इतना डाइवर्स कंट्री है तो आप इसीलिए किसी राज्य में बहुत ज्यादा वोट पड़ रहा है, किसी में कम पड़ रहा है। और राजस्थान बेसिकली एक ऐसा सोशल समूह है। आप देखिए कि राजस्थान की हिस्ट्री को आप देखेंगे तो राजस्थान एक ऐसा सोशल समूह है जहां जो पावर स्ट्रगल है, जो कास्ट के बीच में, कम्युनिटीज के बीच में, वो हजारों साल पुराना है, क्योंकि यहाँ जमींदारी जागीरदारी प्रथा थी। सर, वो स्ट्रगल आंकड़ा बहुत चौंकाने वाला है संजय जी, और यह है कि वो इलाके जो जागरूक माने जाते हैं मतदान में सबसे ज्यादा अग्रणीय रहे हैं। श्री गंगानगर 2014 में आप देखेंगे 73%, 2019 में 74% से ज्यादा, 2024 में 66% तक हो गया। वो इलाके जो सबसे ज्यादा वोटिंग के लिए जाने जाते हैं वो उन इलाकों में परसेंटेज गिरा है। इसके मायने भी जरा और नीचे जाकर समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि इसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज दोनों जिम्मेदार हैं, कांग्रेस बीजेपी, पक्ष और विपक्ष दोनों, की जनता के बीच में उस तरीके से मुद्दे डिलीवर नहीं कर पाए, जागरूकता पैदा करनी चाहिए थी वो नहीं कर पाए। लेकिन अब वोटर्स का आकलन तो 4 तारीख के बाद साफ हो जाएगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। आखिर अब इसका इंतजार करना होगा कि पहले चरण में जो वोटिंग का प्रतिशत गिरावट सामने आया है वो किसकी तरफ जा रहा है और किसके खिलाफ जा रहा है, 4 तारीख को साफ